नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान का खास पॉडकास्ट वेल्दी वेडनेसडे, जिसमें हम बात करते हैं आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे को हम कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम और इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है एक्सपर्ट मिस्टर देविंदर सेठी, जो है फाइनेंशियल प्लानर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमत राजस्थान में। सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है, किस स्टेप पे आगे हम बोल सकते हैं कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम में आ चुके हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम वैसे वर्ड हम अगर समझें तो फ्रीडम फ्रॉम फाइनेंशियल बर्डन, इसको मैं और अगर एलाबोरेट करूं तो हम लोग सब आज काम करते हैं। काम का पर्पस क्या है? क्योंकि हम पैसा कमाएं, कुछ अर्निंग्स घर में जाएगी ताकि हमारा उससे गुजारा चले, या हमें जो भी लाइफस्टाइल जीना है हम उसके लिए पैसा कमाएंगे। आपको इस चीज़ से अगर फ्रीडम मिल जाए या पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया। इसका और एग्जांपल आप लें कि सपोज हमारे पास इतना पैसा है या इतना एसेट है, चाहे किसी के पास रियल एस्टेट है या किसी के पास बैंक में एफडीज हैं, म्यूचुअल फंड हैं, कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनसे उनको इतनी इनकम मंथली आ जाए या साल की आ जाए जो जिसके लिए वो मेहनत करते थे, कमाते थे, उतना ही पैसा वो वैसे ही कमा लें अपने एसेट्स के थ्रू। तो उनको पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली ब्रॉडर टर्म में, जिसको आजकल फायर मूवमेंट भी बोलते हैं। अच्छा सर, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए सबसे पहले कौन से स्टेप्स जो है हमें लेने चाहिए? देखिए, फर्स्ट स्टेप तो सबसे पहला आता है फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू से पहले ही यही है कि आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई लोन ना हो। तो सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफ में सारे लोन्स ख़त्म करने चाहिए, कोई आपकी ईएमआई ना जारी हो। फिर उसके बाद आपके इम्पोर्टेंट गोल्स लाइफ के, हर इंसान के अलग अलग होते हैं। किसी का परिवार है तो उसको अपने बच्चों के एजुकेशन का पहले गोल अचीव करना है, उसकी प्लानिंग वो कर चुके हैं। उसके बाद कई इंडिया में तो हम लोग बच्चों की शादियां भी यहीं खुद ही पेरेंट्स ही फाइनेंस करते हैं, तो उसका भी हमें गोल प्लान करके चलना है। फिर ये आगे का हमें फाइनेंशियल फ्रीडम का इतना फंड हमारे पास होना चाहिए कि हम 90 तक जिएंगे या 80 तक जिएंगे, उसकी हमें पूरी प्लानिंग करके रखनी होती है। और उससे भी इम्पोर्टेंट इन बिटवीन हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस का एक अच्छा कवर होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ ऐसी चीज़ है, मेडिकल कभी कोई इशू आ गया तो सारी प्लानिंग लाइफ में ख़राब हो जाती है। वही हम जाते हैं आजकल है हॉस्पिटल्स के खर्चे इतने होते हैं। और एक लास्ट में होता है कि आपको एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, जो मैं टर्म प्लान की फॉर्म में बोलता हूँ। कि इन बिटवीन अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उनके सारे गोल्स हम पे डिपेंडेंट है। ट्रू। तो ये इनिशियल स्टेप्स हैं फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम जो होने चाहिए पहले। अच्छा, कैसे अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी मिल सके? देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए मैं बोलूँ तो 3 ब्रॉड एसेट क्लास होती हैं वर्ल्ड के अंदर। जैसे एक तो होती है रियल एस्टेट, जहाँ पे आप पैसा डाल के आप रेंटल इनकम की फॉर्म में भी कर सकते हैं। सेकंड होता है डेट, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको फिक्स रिटर्न देता है, जैसे बैंक एफडी हो गया, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हो गई। इवन थोड़ा बहुत हम गोल्ड को भी सेम डेट में काउंट कर लेते हैं कि गोल्ड में भी वॉलेटिलिटी कम होती है, उठा पटक ज़्यादा नहीं होती। तीसरा होता है इक्विटीज़, जो शेयर मार्केट्स के लीजिए या बिजनेस में भी इक्विटी होना होता है। तो इक्विटीज़ के अंदर सबसे अच्छा सोर्स है इन्वेस्ट करने का, या तो आप शेयर्स खरीदिए, पर वो तभी जाइए जब आपके पास नॉलेज हो कंपनीज के बारे में। सेकंड होता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी आप इक्विटी फंड में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको खुद इतना रिसर्च नहीं करनी पड़ती। वहाँ एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपका पैसा मैनेज करते हैं। अब ये तीनों एसेट क्लास के अंदर आपको पैसा डिवाइड करना होता है, बट इसमें ये भी होता है किसी का किस चीज़ के अंदर ज़्यादा ईजीनेस फील होती है। जैसे पर्सनली आप मुझसे पूछे, मैं रियल एस्टेट कम समझता हूँ तो मैं रियल एस्टेट में शायद ज़्यादा नहीं डालूंगा, बट स्टिल कुछ तो रखना चाहिए डाइवर्सिफाई करने के लिए। कोई इंडिया में जैसे ज़्यादातर लोग रियल एस्टेट को अच्छा समझते हैं, पर वो लोग बिल्कुल भी इक्विटीज़ में करते ही नहीं है, वो भी गलत है। तो तीनों में अगर आप करेंगे, आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोविड टाइम में दिखेगा, जब रेंटल इनकम भी अच्छी नहीं आ रही थी, कई कंपनीज ने रेंट कम कर दिए थे, इक्विटीज़ में भी रिटर्न नहीं थे, पर किसी के पास डेट और गोल्ड थे तो उसको दिक्कत नहीं आई गुजारा चलाने में। तो तीनों के अंदर अगर है पैसा तो अच्छा डाइवर्सिफाइड होगा। सर, इंडिया के अंदर लोग कितना अवेयर है अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम? आई थिंक अभी कोविड के बाद से काफ़ी अवेयरनेस बढ़ गया है, स्पेशली मैं बोलूँ तो यंगस्टर्स में, क्योंकि अभी कई मुझे यंग क्लाइंट्स मिलते हैं जो 20-25 की एज में होते हैं, वो अभी से ही फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं। एंड मिड 40s वाला भी जो सेगमेंट है वो भी अब थोड़ा सा प्लान करने लग गया है। आई थिंक उसका रीज़न ये भी है कि शायद काम में स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया है, तो लोग अब समझते हैं इस चीज़ को कि फाइनेंशियली फ्री हुआ जाए।
तो अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी है, बट आफ्टर कोविड आई थिंक ज़्यादा हुआ है ये। अच्छा। कि लोगों को टाइम मिला सोचने के लिए इन चीज़ों पे, और ये भी समझ में आया कि एसेट्स अगर होते कोविड टाइम पे, कई लोगों की इनकम्स आनी बंद हो गई थी। मैं कई सारे टीचर्स को जानता हूँ जिनकी सैलरीज नहीं आ रही थी, ट्रू। तो उस वजह से उनको ये समझ तो आ गया कि एक एसेट क्लास होना चाहिए जिससे फाइनेंशियली जितना जल्दी लाइफ में फ्री हो जाए उतना बेटर है। सही है। पैसिव इनकम सोर्सेज कौन से होते हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम में हेल्प करता है? पैसिव इनकम में जैसे हम सबसे पुराना देखा जाए तो रेंटल इनकम हो गया। जो रेंटल इनकम एक पैसिव इनकम ही है कि आपने एक एसेट बना दिया, अब उससे आपको अपने आप आ रहा है, जिसके लिए रेगुलर आपको इनकम। एक्टिविटी नहीं करनी। पैसिव मतलब जिसके लिए आपको कुछ काम नहीं करना है। पर आई थिंक रेंटल इनकम में थोड़ी बहुत मेहनत तो लगती है, बट स्टिल उतनी नहीं है कि जितना आप डेली काम पे जाएं उससे तो बेटर है। हाँ, उससे बेटर है। एंड सेकंड हो जाता है आपके पास आपके इंटरेस्ट वाली इनकम, जैसे एफडीज में या पोस्ट ऑफिस, ऐसे जो फिक्स रिटर्न्स वाली स्कीम्स हैं, जिसमें वो भी पैसिव इनकम हो गया। तीसरा आजकल पिछले 4-5 साल में एक और अच्छा ऑप्शन हिट हुआ है, दैट इज SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जो म्यूचुअल फंड से हो जाता है। पर उसके लिए भी आपको थोड़ा सा डिटेल समझनी चाहिए कि किन फंड्स में से SWP कर सकते हैं, वो थोड़ा टेक्निकल साइड है। तो ये बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो हैं जो पैसिव इनकम के लिए यूज़ कर सकते हैं। सर, जैसा आपने बताया कि लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो डेब्ट को जल्दी से पे ऑफ करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट है? देखिए, फर्स्ट स्टेप तो यही है कि डेट लेना ही नहीं चाहिए, लोन अवॉइड कर सकें। अभी कंसेप्ट क्या हो रहा है कि हर चीज़ के लिए हम लोग लोन लेने लगते हैं। हमसे पहले वाली जो मेरे फादर वाली जो जनरेशन थी, वो लोग कोई चीज़ खरीदते थे तो ये सोच के खरीदते, तब खरीदते थे जब उनके पास पैसा हो। उसके लिए प्लान करते थे, पहले सेविंग करते थे। अभी क्या हो गया, हम प्लानिंग नहीं करते। डेबिट कार्ड से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड पे चल रहे हैं आजकल। हाँ। उसमें भी फिर हम EMI में कन्वर्ट करने का ऑप्शन आ गया। हाँ। तो ऐसी कई सारी चीज़ों से जिससे लोन्स ईजी हो गए हैं, बट वो प्रॉब्लम क्या हो गया, हमारा पर्सनल फाइनेंस बिगड़ गया उससे। EMI ईजी हो गई है। तो पहली चीज़ है कि आपको लोन का लेना कब है, कोई इमरजेंसी है तभी आपको लोन लेना है। पहले जैसे होता था, कई चीज़ों में बोलूँगा ओल्ड स्कूल चलना बेटर है। हाँ। तो लोन लेना ही तब है। पर अगर आपके पास लोन है, अब उसको फ्री कैसे होना है, तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है, आप सबसे पहले सबसे छोटे लोन को उठाइए, उसके ऊपर फोकस करिए। सारे लोन्स को एक साथ मत देखिए, एक टाइम पे एक लोन पे फोकस करके उस लोन को ख़त्म करिए। जब वो लोन ख़त्म हो जाए तो जो उसका पैसा बच रहा था, EMI जा रहा था, उसको भी सेविंग करना शुरू कर दीजिए। फिर दूसरे लोन पे फोकस कीजिए। इसको टेक्निकल बोलते हैं लैंग्वेज में स्नोबॉल इफेक्ट। अच्छा। कि जैसे एक स्नोबॉल ऊपर पहाड़ से आती है, फिर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। हाँ। तो सेम अगर आप लोन्स पे फोकस करें, छोटा, फिर उससे बड़ा लोन, फिर उससे बड़ा लोन, धीरे धीरे करके आप डेट फ्री हो जाए। ओके। इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से प्लान करनी चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो पाए? इसके लिए सबसे पहले आपको है कि जैसे लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म से पहले हमें बात करनी चाहिए शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। क्योंकि लॉन्ग टर्म हो गया आज से 10 साल बाद का गोल या 5 साल बाद का, जो दूर है अभी। पर हमें ये पता है कि कल तो अभी आने ही वाला है, वो तो आएगा ही। ये वीक की प्लानिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप बिल्कुल 10 दिन की प्लानिंग कर लीजिए, फिर 10 महीने की प्लानिंग, फिर 10 ईयर्स की प्लानिंग। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म गोल क्लियर है, तो आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग आराम से हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, अब ये देखें, इक्विटीज़ और रियल एस्टेट में उसी पर्सन ने पैसा बनाया जिसको शॉर्ट टर्म में उस पैसे की नीड नहीं थी। अगर शॉर्ट टर्म में नीड थी तो वो पैसा रुकता ही नहीं, और जो पैसा रुकेगा ही नहीं वो कमाएगा नहीं अपने ऊपर। तो फंडामेंटल यही है कि आप शेयर्स में या इक्विटीज़ में या रियल एस्टेट में वही पैसा डालिए जो लॉन्ग टर्म के लिए है, और वो तभी डालना है जब पहले शॉर्ट टर्म की प्लानिंग हो गई हो। अब अगर आज मुझे 10 महीने बाद मेरे चाइल्ड की हायर एजुकेशन के लिए फीस देनी है, तो वो पहले मेरी प्रायोरिटी है, पहले मुझे उसका प्लान करना चाहिए। 10 साल बाद की चीज़ तो अभी आगे पीछे भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा उसकी प्लानिंग ही मत करिए, मेरा बस ये है कि प्रायोरिटी में हमेशा पहले शॉर्ट और मीडियम टर्म को रखिए, फिर लॉन्ग टर्म पे जाइए। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, आप इम्पल्सिव बायर्स को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उसका सिनेरियो आजकल ये हो गया कि मुझे पता बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोशल मीडिया वाला कल्चर है। हर किसी के फ़ोन में, सिर्फ मैं यंगस्टर्स को ब्लेम नहीं करूँगा। हाँ। मुझे लगता है कि 70s वालों को भी आप देखें, वो भी हमसे ज़्यादा एक्टिव है। हाँ। तो ऐसी बात नहीं है, सभी आज सारी जनरेशन उसमें अच्छे से इन्वॉल्व है। बस पार्ट यही है कि आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, इंस्टेड ऑफ ऐसी चीज़ नहीं खरीदनी है जो आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खरीद रहे हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी मैं आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत स्टोरीज चल रही है। कई फैमिली सिर्फ कार इसलिए खरीद रही है कि शोरूम में वो जब उनका सैटिन का कवर हटता है और एक फायर क्रैकर जलता है, हाँ। सारा फोकस ही वो रील बनाने के ऊपर फोकस है, बनाने के लिए। उस कार के ऊपर इतना नहीं है कि उस कार की उनकी लाइफ में यूटिलिटी क्या है, या कितना बड़ा पैसा उन्होंने उस कार के अंदर लगा दिया अपनी लाइफ का।
वो शायद इतना फोकस नहीं है। वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि दूसरों को दिखाना है, मेरे नेबर को मुझे दिखाना है, मेरे को मेरी सोसाइटी में लोग शायद अपने आप को आजकल ये हो गया है कि आपको दिखाना है कितना वेल ऑफ कर रहे हैं, हाँ। तो आप अपनी गाड़ी और अपने घर से दिखाने से करते हैं। तो एरा ही ऐसी है। पड़ोसी के पास 3 कार है, मेरे पास 4 होनी चाहिए। 4 होनी चाहिए और वो चारों उससे बेटर होनी चाहिए। हाँ, तो जब हम ये रैट रेस में आ जाएंगे हाँ। तो फिर वो दिक्कत है। तो ऐसे फिर पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि कार आप देखें तो डेप्रिशिएटिंग एसेट है। जिस दिन आपने शोरूम से लिया, आपके बाहर आते ही, शोरूम से बाहर आते ही वो 30% उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ट्रू। तो मतलब सेकेंड हैंड कार्स लेना सही है? एक सर्वे हुआ था यूएस के अंदर, हाँ। जिसमें था कि 84% ऑफ द मिलियनर्स यूएस के अंदर हाँ। सेकेंड हैंड कार्स चलाते हैं। ओह, तो आप हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग मीडिया से ये देखा, जो इमेज दिखाई जाती है हाँ। हमें कि जो बहुत वेल्दी है या बहुत रिच है वो बिल्कुल एक्सपेंसिव गाड़ियाँ चलाते हैं, ऐसा हाँ। नहीं है। और इसका एक सबसे बड़ा फॉर्मूला एक मैं आपको और दे सकता हूँ। कार खरीदते टाइम क्या ये कार मेरे लिए सही है या नहीं है, एक सबसे सिंपल फार्मूला होता है कि आपकी टोटल नेटवर्थ का वो कार से 10% हिस्सा होनी चाहिए। जैसे अगर मैं 50 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ तो मेरी नेटवर्थ 5 करोड़ की होनी चाहिए। पर अब रियल लाइफ में देखें तो कोई फॉलो नहीं कर रहा, कोई फॉलो नहीं करता है। एक्चुअली उल्टा है। हाँ। नेटवर्थ शायद 5-10 लाख की है पर गाड़ी 50 लाख की ले रहे हैं क्योंकि लोन मिल रहा है उस पर। आई थिंक इस चीज़ से हमारे इंडियन ऑडियंस को बहुत सीखना चाहिए कि यूएस वाले मिलियनियर्स सेकेंड हैंड कार यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो क्या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अपने लाइफस्टाइल को सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है थोड़ा? आई थिंक जितना ज़्यादा आप लाइफ सिंप्लीफाई कर पाएंगे उतना जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। एंड इसके लिए मैं आपको एक लाइन बोल सकता हूँ जो मैंने भी कहीं सुनी थी, मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी वो, यू कैन अफोर्ड एनीथिंग नॉट एवरीथिंग। कि हम सारी चीज़ें खरीदने जाएंगे तो हम कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पर जो चीज़ मेरे लिए मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, सपोज आपको लगता है कि आपके लिए ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट है तो आप ट्रैवलिंग के लिए पैसा जोड़िए, आप उसको अचीव कर सकते हैं। आप चाहे 2 महीने में एक बार जा सकते हैं अगर वही आपका फोकस है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम में भी हमें वही चीज़ देखनी कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। और जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, अपने बेसिक एक्सपेंसेस पे ही बात करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम में आप अपने शौक भी उसमें इंक्लूड करिए जो आप आगे करने वाले हैं। क्योंकि फिर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करके आप करेंगे क्या अगर फिर आपको लगेगा मैं लाइफ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक तरीके से कैद हो गया हूँ उस पैसे के अंदर जो मैंने मंथली इतना सही प्लान किया है। तो आपको ये भी पहले से प्लान करना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम जब आएगा, टाइम वो वाला फेस आएगा, तो मुझे आगे जो चीज़ पूरी करनी है, ट्रैवलिंग करनी है या सोशल वर्क करना है, डोनेशंस करनी है, आपको उसका भी कैलकुलेशन लेके चलना है। तो ईजी रहेगा। तो जितना आज एक्सपेंसेस कंट्रोल करेंगे, लाइफ सिंप्लीफाई रखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप जीना छोड़ दीजिए। हर किसी की इंपॉर्टेंस होती है अपनी अपनी चीज़ों की, उस पर फोकस करिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिटायरमेंट के लिए कौन से स्टेप्स लेने चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए? पहले तो मैं एक डिफरेंस यहाँ बताऊँगा कि रिटायरमेंट थोड़ा सा टर्म अलग हो जाता है। रिटायरमेंट हो गया कि मुझे अब काम नहीं करना। फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया मुझे पैसों के लिए काम नहीं करना। कि आज अगर मैं ये जॉब इंजॉय करता हूँ तो मुझे सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है मैटर नहीं करता, मैं आऊँगा। हो सकता है मैं 10 या 12 घंटे काम नहीं करूँ, मैं 4 घंटे काम करना है, क्योंकि मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ अगेन। तो पॉइंट वही है। तो रिटायरमेंट सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप ये डिसाइड करें आपको रिटायर होना है या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है। कई लोग मिक्स कर देते हैं। तो रिटायरमेंट का मतलब हो गया मैं काम ही नहीं करूँगा, नथिंग। कि जो ज़्यादातर लोग 70s या 60s में करते हैं कि थक जाते हैं एक उससे। फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया मैं 40s में भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता हूँ कि मेरे खर्चों का मेरे पास प्लानिंग है एंड मैं काम करूँगा, शायद इतना काम कर लूँगा कि मुझे बेसिक खर्चे देखने हैं, सेविंग्स मैंने ऑलरेडी कर ली है, ये बच्चों के गोल प्लानिंग सब कर ली है, अपनी गोल प्लानिंग कर ली है, तो मुझे बहुत इनकम की ज़रूरत नहीं है। ट्रू। इमरजेंसी फंड कैसे बिल्ड करें और कितना होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? देखिए, वैसे इमरजेंसी फ़ंड का सिंपल गोल ये होता है कि कम से कम अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो मैं बोलता हूँ कि 6 महीने का गोल इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए, दोनों की टेक होम इनकम का टोटल करके। अगर एक ही पर्सन वर्किंग है तो कम से कम 12 महीने का हो इमरजेंसी फंड। बट जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होगी नहीं। कम से कम आपके पास अगले 2 साल का पैसा तो ऐसी जगह होना चाहिए जो बिल्कुल बैंक्स, एफडीज या लिक्विड फंड्स जो सेफ हो, क्योंकि इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है, चाहे फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद भी आ सकती है, वो बता के नहीं आएगी। तो हमारे पास कुछ पैसा हमेशा ऐसे होना चाहिए अगले 2 साल के खर्चों के बराबर या
आप ये कह लीजिए कि आज की टाइम के हिसाब से 20-25 लाख रुपए हमें साइड में ऐसा रखना चाहिए कि कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए तो वो मुझे फटाफट 2-3 दिन के अंदर वो अमाउंट मुझे क्रेडिट हो जाए। तो 2 साल की प्लानिंग तो एटलीस्ट इमरजेंसी की करके चलनी चाहिए। क्या फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हमारे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना ज़रूरी है? बिल्कुल, क्योंकि जब तक एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं होंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना मुश्किल है। अब एक्सपेंसेस की डेफिनेशन है यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खाना खाना छोड़ दीजिए या बच्चों की फीस देना बंद कर दीजिए, वो नीड वाले एक्सपेंसेस हैं, वो तो आपको करना ही पड़ेंगे। बट आपको कहाँ कंट्रोल करना है? कंट्रोल वो चीज़ें जो वांट्स वाली होती हैं कि ठीक है, मैं अभी हर वीक बाहर खाना खाने जाता था, आउटिंग के लिए जाता था, मैं अगर 2 हफ्ते में एक बार कर दूँ, कुछ पैसे वहाँ से बच जाए तो उससे होगा क्या, मैं अपना फाइनेंशियल फ्रीडम वाला गोल शायद जल्दी अचीव कर पाऊँ। मैं 10 साल बाद की प्लानिंग कर रहा हूँ, क्या पता मैं 8 साल में अचीव कर लूँ। कुछ खर्चे जो ज़रूरी नहीं है, जो वांट्स कहते हैं, जो नीड और वांट्स का डिफरेंस है, तो वांट्स को अगर कंट्रोल कर पाए तो आप थोड़ा जल्दी अचीव कर सकते हैं। पर लाइफ में अगर कोई चीज़ जल्दी अचीव कर लें तो अच्छा ही है। आप जितना स्ट्रेस फ्री लाइफ होगी उतना बेटर है। सही है। अच्छा, क्या फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ वेल्दी लोग ही अचीव कर सकते हैं या मिडिल क्लास भी अचीव कर सकते हैं? वैसे बोला जाए तो वेल्दी लोग ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री होते हैं। जब टर्म ही उनके साथ वेल्दी जुड़ गया है तो वेल्दी आदमी को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री है। उनको उसकी दिक्कत नहीं होती। वो ये टर्म आता हम लोगों के लिए जो डेली काम पे जाते हैं क्योंकि हमें पता है हमारा घर तब तक चलेगा जब तक हम काम करेंगे। और सिर्फ घर चलने की भी बात नहीं है, आजकल तो EMI भी तब तक चलेंगी जब तक हमें EMI के लिए चुकाने के लिए कई बार काम करना पड़ता है। तो डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्रीडम मिडिल क्लास के लिए ही है, क्योंकि जितना जल्दी वो अचीव करेंगे उतना वो थोड़ा सा लाइफ सुकून की जी पाएंगे। हम लोगों का पर्सनल टारगेट भी यही है। एक मेरा पर्सनल गोल था कि मैं कम से कम शायद मेरे लाइफ टाइम में 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवा पाऊँ, तो हम उस कोशिश में लगे हुए हैं। होप सो एंड विश सो। सर, आप कोई मैसेज हमारी ऑडियंस को जो देना चाहें? बस मैसेज यही है कि जितना जल्दी लाइफ में अपना फाइनेंशियल फ्रीडम वाला अगर गोल आप स्टार्टिंग में ही प्लान कर लें, अगर आप मिड 20s या अर्ली 30s में प्लान कर लेते तो आपको ईजिली अचीव करने में हेल्प मिलेगी। कंपाउंडिंग का बेनिफिट तभी मिलेगा। नहीं तो आप ये 40s में मिड 40s में करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा, स्टिल कंपाउंडिंग कम मिलेगी। यहाँ आप छोटे अमाउंट से भी ज़्यादा कंपाउंडिंग ले सकते हैं अगर आप मिड 20s में ही उसको प्लान कर लें। तो जब आपको पता ही है कि वो उस जगह जाना ही है तो बेटर है जितना जल्दी प्लानिंग हो। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और आई होप कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम वो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और आप प्लीज़ देविंदर सर के जो टिप्स है वो अपनाइए और फाइनेंशियली फ्री हो जाइए जल्दी जल्दी। और बाकी देखते रहिए हर वेंसडे वेल्दी वेंसडे लोकमत राजस्थान।